एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। आज हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 6 इंडियन इकोनॉमिक्स का। ठीक है, ऑलरेडी हम 5 क्लासेस इंडियन इकोनॉमिक सीरीज में जो है वो कर चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख लेना। बाकी सारी यूनिट्स की भी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप देख लेना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लासेस। सबसे पहले आज जो हम डेटा करेंगे वो करेंगे इंडस्ट्री से रिलेटेड। एज यू नो, एमएसएमई से रिलेटेड ये क्वेश्चन जो है वो 2-3 बार आ चुका है और पूछा जाता है कि माइक्रो एंटरप्राइजेस में इन्वेस्टमेंट कितनी होती है और टर्नओवर कितना होगा। ठीक है, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसका अगर इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ है और टर्नओवर 10 है, तो वो कंसीडर की जाएगी माइक्रो में। या फिर अगर स्मॉल एंटरप्राइजेस के बारे में दे दिया तो अलग अलग ये आपको मेंशंस होंगे अमाउंट्स, और आपको उसके हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा कि वो माइक्रो की कैटेगरी में है, स्मॉल की कैटेगरी में है, या फिर मीडियम एंटरप्राइजेस की कैटेगरी में है। तो पहले करंट क्या था और अब रिवाइज होके क्या हो गया है, तो हम दोनों चीजें देखेंगे कि पहले माइक्रो एंटरप्राइजेस की करंट इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ थी और वो रिवाइज करके कितनी कर दी गई है, 2.5। तो 2.5 करोड़ की अगर इन्वेस्टमेंट हो रही है तो वो माइक्रो एंटरप्राइजेस की कैटेगरी में आएगी। 25 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है तो वो स्मॉल एंटरप्राइजेस की कैटेगरी में आएगी, और 125 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है वो किस कैटेगरी में आएगी, मीडियम एंटरप्राइजेस की कैटेगरी में आएगी। अगर हम टर्नओवर की बात करें तो माइक्रो एंटरप्राइजेस का टर्नओवर 10 करोड़, स्मॉल एंटरप्राइजेस का 100 करोड़ और मीडियम एंटरप्राइजेस का 500 करोड़। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि माइक्रो एंटरप्राइजेस में इन्वेस्टमेंट अगर 2.5 करोड़ है और टर्नओवर आपका 10 करोड़ है तो वो आपका माइक्रो एंटरप्राइजेस है। स्मॉल एंटरप्राइजेस में अगर इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ है और टर्नओवर 100 करोड़ है तो वो स्मॉल एंटरप्राइजेस की कैटेगरी है। और मीडियम एंटरप्राइजेस में अगर आपका इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ है और टर्नओवर 500 करोड़ है तो वो आपकी मीडियम एंटरप्राइजेस की कैटेगरी में आएगी। ये चीज जो है वो आप याद रखेंगे, ये डाटा याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें क्रेडिट फैसिलिटीज जो है, क्रेडिट अवेलेबिलिटी फैसिलिटीज भी जो है वो एनहेंस कर दी गई है। अकॉर्डिंग टू द क्रेडिट गारंटी कवर फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस जो कितना इंक्रीज किया गया है, 5 करोड़ से 10 करोड़ तक का एडिशनल क्रेडिट जो मिलेगा 1.5 लाख करोड़ ओवर 5 ईयर्स। 5 ईयर्स तक एडिशनल क्रेडिट जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को कितना मिलने वाला है, 1.5 लाख करोड़ का। और इनकी जो क्रेडिट गारंटी कवर है वो भी कितना इंक्रीज कर दिया है, 5 to 10 करोड़, डबल कर दिया इसका मतलब। ठीक है, स्टार्टअप विल सीज देयर गारंटी कवर डबल्ड फ्रॉम 10 करोड़ टू 20 करोड़। स्टार्टअप्स का कितना कर दिया, उनका भी डबल कर दिया, 10 से 20 करोड़ विद रिड्यूस्ड फीस ऑफ 1% फॉर लोन्स इन 27 प्रायोरिटी सेक्टर्स। जो हमारे प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं उसमें 1% जो है लोन की फीस भी जो क्या कर दी है, रिड्यूस कर दी है। किसके लिए, स्टार्टअप्स के लिए। एक्सपोर्टर्स एमएसएमईज विल बेनिफिट फ्रॉम टर्म लोन्स अप टू 20 करोड़ विद एनहेंस्ड गारंटी कवर। जो एक्सपोर्टर्स, जो एमएसएमई एक्सपोर्ट करते हैं उनको बेनिफिट मिलेगा अप टू लोन मिलेगा अप टू 20 करोड़ तक का। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं क्रेडिट कार्ड माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए। एक न्यू कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड स्कीम प्रोवाइड की गई है जिसमें 5 लाख करोड़ क्रेडिट दिया जाएगा माइक्रो एंटरप्राइजेस को जो कि रजिस्टर्ड है उद्यम पोर्टल में। विद 10 लाख क्रेडिट कार्ड सेट टू बी इशूड इन फर्स्ट ईयर। पहले साल कितने क्रेडिट कार्ड इशूज किए जाएंगे, 10 लाख कार्ड्स जो है वो इशू किए जाएंगे। और न्यू कस्टमाइज जो क्रेडिट कार्ड स्कीम है वो कितना प्रोवाइड करेगी आपको क्रेडिट, 5 लाख का। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट स्कीम ऑफ 5 लाख फर्स्ट टाइम वुमेन। फर्स्ट टाइम जो वुमेन शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स एंटरप्रेनर्स हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा टर्म लोन अप टू ₹2 करोड़। ठीक है, ओवर 5 ईयर्स, 5 सालों तक। इनकॉर्पोरेटिंग लेसन्स फ्रॉम द स्टैंड अप इंडिया स्कीम, कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम्स को आगे स्टैंड अप इंडिया स्कीम में ही ये चीजें जो है वो ऐड की गई है कि एक स्कीम है फॉर 5 लाख फर्स्ट वुमेन्स। पहली 5 लाख वुमेन्स को 2 करोड़ तक का जो है वो लोन दिया जाएगा 5 सालों तक के लिए। ओके, नाउ अगर हम अब शेयर्स की बात करें तो एमएसएमई का जीवीए में कितना शेयर है, 30.1%। याद रखना है इसे। एमएसएमई एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हुआ है 3 टाइम से, 3.95 लाख करोड़ था और उससे जो एक्सपोर्ट है वो कितना इंक्रीज हुआ है, 12.39 लाख करोड़। इतना जो है एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज हुआ है। ओके, नाउ देयर contribution in India's total export has steadily grown, reaching 43.59% in 22-23, 45.73% in 23-24 and 45.79% in 24 और 25। कंट्रीब्यूशन पूरा इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट में कितना इंक्रीज हुआ है, 43.59 22-23, 23-24 में 45, और अब हमें जो याद रखना है वो कितना करना है, 45.79 करोड़ अप टू मई 2024।
ओके ना, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो एज यू नो ये किस लिए यूज किया जाता है, टू मेजर द शॉर्ट टर्म चेंजेस, कि शॉर्ट टर्म चेंजेस हमारे वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन में आ रहे हैं इंडियन इंडस्ट्रीज में। इंडियन इंडस्ट्रीज में हमारी जो प्रोडक्शन का जो वॉल्यूम है उसमें शॉर्ट टर्म चेंजेस आ रहे हैं, उन चीजों को मेजर करने के लिए क्या है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसको पब्लिश कौन करता है, सीएसओ करता है। किसका पार्ट है ये, मॉस्पी का पार्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। करंट बेस ईयर जो हमारा क्या है 11-12 है, 2011-12। अगर हम सेक्टोरल कंपोजिशन की बात करें तो ये मैंने पहले भी करवाया था, लेकिन मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। हमें एज इट इज जो है वो परसेंटेज याद रखनी है। मैन्युफैक्चरिंग में टोटल आइटम्स 809, माइनिंग में 29, इलेक्ट्रिसिटी में 1, मैन्युफैक्चरिंग की वेटेज सबसे ज्यादा है 76.63, माइनिंग की 14.37 और इलेक्ट्रिसिटी की 7.99%। ठीक है, एज इट इज परसेंटेज याद रहेगी। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट, सेक्टोरल ग्रोथ की अगर हम बात करें तो माइनिंग में स्लो हुआ है टू 1.6%, डाउन फ्रॉम 8.1% इन फरवरी 2024। मैन्युफैक्चरिंग में ग्रो हुआ है, ये क्वेश्चन जो है बन के आ सकता है स्टेटमेंट में कि माइनिंग में स्लो हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग में ग्रो हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट भी ड्रॉप हुआ है टू 3.6% फ्रॉम 7.6 से कितना 3.6। तो ये ध्यान रखना है, माइनिंग स्लो शार्पली टू 1.6, डाउन फ्रॉम 8.1। मैन्युफैक्चरिंग ग्रो हुई है, अकेली जो मैन्युफैक्चरिंग वाला जो पार्ट है ना वो ग्रो हुआ है। माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी दोनों क्या है, दे आर ड्रॉप डाउन। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट, 8 कोर इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो ये जो आपको लिस्ट दे रखी है मैंने एज इट इज, ये वेट जो है क्रोनोलॉजी में याद रखना है। लिस्ट है अकॉर्डिंग टू द वेटेज, वेट इन आईएपी कितना है टोटल 40.27, 8 कोर इंडस्ट्रीज का। ये मैंने शायद करवाया भी है आपको। देखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी RES, उसके बाद स्टील, ये मैंने करवाया था ना, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट और सबसे कम क्या है फर्टिलाइजर है। वेट यहाँ पे मेंशन है, ये मैं आपको पीडीएफ शेयर कर ही दूंगी। वेट यहाँ पे मेंशन है, वेट इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये जो क्रोनोलॉजी है ना वो याद रखनी है। सबसे कम फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर से पहले सीमेंट, सबसे स्टार्टिंग में है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी और स्टील, फिर कोल। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट, वेटेज एज पर यूज्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन। यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इंटरमीडिएट गुड्स सबसे ज्यादा है, ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने करवा दिया। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं, उसके बाद 100, उसके बाद है आपके कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, उसके बाद है आपके कैपिटल गुड्स, और कैपिटल गुड्स के बाद है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, और सबसे लास्ट में है प्राइमरी गुड्स। ठीक है, सबसे लास्ट में आपके प्राइमरी गुड्स का आइटम ग्रुप है, लेकिन वेट जो है वो सबसे ज्यादा प्राइमरी गुड्स का ही है। ये ध्यान रखनी है ये चीज कि अगर हम आइटम ग्रुप में देखें तो सबसे कम जो है 15 आइटम्स ग्रुप है सिर्फ प्राइमरी गुड्स में, लेकिन जो वेट है वो सबसे ज्यादा है। इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो आइटम सबसे ज्यादा इंटरमीडिएट गुड्स के लिए जाते हैं, उसके बाद कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स के आइटम है, उसके बाद आपके कंज्यूमर ड्यूरेबल के हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं टॉप 10 मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में टॉप 10 मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं। सबसे पहली है चाइना, उसके बाद यूएस, फिर जापान, फिर जर्मनी, फिर इंडिया 5th नंबर पे, साउथ कोरिया, रशिया, इटली, मैक्सिको और फ्रांस। ये टॉप 10 मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज हैं। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है वो और याद रखेंगे। देखो, इसको भी आपको एग्जैक्ट आपको रेट याद करने हैं क्योंकि वो मैचअप में आ जाते हैं, रेट याद करना, और अगर क्रोनोलॉजी में आ जाए तो क्रोनोलॉजी में भी याद होना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्ट रेट भी याद होने चाहिए। तो सबसे ज्यादा जो रेट है वो किसका है, एसएलआर का, कितना 18%। एसएलआर के बाद अगर हम बात करें तो रेट किसका ज्यादा है, एसएलआर के बाद मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट, ये दोनों सेम है, एमएसएफ और बैंक रेट हमारा सेम है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारा परसेंटेज जो है वो किसका है, पॉलिसी रेपो रेट का। रेपो रेट के बाद क्या है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 5.75, फिर है सीआरआर, और सबसे लास्ट में जो है वो है फिक्स्ड रिवर्स रेपो 3.35% हमारी। ओके, नाउ कल जो है वो स्ट्रेटेजी की वीडियो आएगी, सुबह ही आ जाएगी या दोपहर तक आ जाएगी स्ट्रेटेजी की वीडियो। 20 डेज की मास्टर स्ट्रेटेजी जो है वो मैंने प्लान की है, जो मैंने खुद यूज की थी वो, प्लस पेपर 1 की आपको टेस्ट सीरीज कहाँ से करनी है, मैं किस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के लिए टेस्ट सीरीज बता रही हूँ, आप वो परचेज कर सकते हो। मैंने खुद बनाई है वो टेस्ट सीरीज, अगर आप चाहो तो परचेज कर सकते हो, वरना ऐसा कुछ है नहीं,
करना है तो करो, नहीं करना मत करना, मेरा तो कुछ फायदा है नहीं इसमें। बट सिर्फ मैं बता रही हूँ कि जैसे प्रैक्टिस के लिए पूछते हैं ना कि क्वेश्चन कहाँ से करें, तो पेपर 1 के लिए टेस्ट सीरीज है वो मैं आपको बता दूंगी, और पेपर 2 के लिए आप जो है वो प्रीवियस ईयर ही कर सकते हो, वही बेस्ट है। ठीक है, कोई टेस्ट सीरीज मेरे को तो मैं तो रिकमेंड नहीं कर रही कि कोई टेस्ट सीरीज है, मैं ये भी रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, बट मैं सिर्फ बता रही हूँ, बताने के लिए बता दूंगी। और जो 20 डेज की स्ट्रेटेजी होगी ना वो बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी, कल की वीडियो देख लेना। ठीक है, अब इंडिया जीडीपी ग्रोथ की अगर हम बात करें तो हमने कल भी ये डिस्कस किया था कि जो प्रोजेक्ट किया गया है कितना 6.5%, ये सारा डाटा जो है वो अच्छे से रख लेना। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन कितना है 4%। उसके बाद अगर हम देखें तो इंडिया इन एफडीआई, ये जो डाटा है ना वो इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे ज्यादा एफडीआई इक्विटी इनफ्लो जो इंडिया में होता है टॉप 5 कंट्रीज का वो कौन कौन है, सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इनफ्लो करते हैं वो करते हैं सिंगापुर। सिंगापुर के बाद आती है आपकी मॉरिशस, मॉरिशस के बाद आता है आपका यूएस, यूएस के बाद है आपका नीदरलैंड, और नीदरलैंड के बाद है आपका जापान। ठीक है, जापान सबसे लास्ट में, ध्यान रखना हमने जापान को इस पीछे छोड़ा है ना, तो ये ध्यान रखना कि जापान सबसे लास्ट में है। सबसे ऊपर है आपकी एसएम सिंगापुर और मॉरिशस, फिर यूएन हमें याद रहता है ना यूनाइटेड नेशंस, उससे याद रखेंगे यूएस और नीदरलैंड, और सबसे लास्ट में जापान। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद ये टॉप 6 कंट्रीज ने कितना कितना इन्वेस्ट किया है वो अमाउंट दे रखा है, हालांकि ये रेलिवेंट नहीं है बट फिर भी दे दिया मैंने कि बाय चांस आ जाए तो। उसके बाद विच इंडिया सेक्टर गेट्स मोस्ट अमाउंट ऑफ एफडीआई फ्लो, कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा एफडीआई फ्लो होता है, ये क्वेश्चन भी जो है वो आ चुका है। तो सबसे ज्यादा एफडीआई फ्लो होता है सर्विस सेक्टर में, ये ध्यान रखना है, सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा है। उसके बाद कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में है, फिर ट्रेडिंग में है, फिर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में है, और सबसे लास्ट में देखना ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स है, और उससे ऊपर है टेलीकम्युनिकेशन। जिस फोन को हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ना उस पर लास्ट सेकंड पे ही इन्वेस्टमेंट हो रही है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है ध्यान क्या रखोगे, सबसे टॉप मोस्ट सर्विस, फिर कंप्यूटर, फिर ट्रेडिंग, ऊपर की 3 कर लो और नीचे की 3 कर लो, लास्ट में है ड्रग्स, और उससे पहले टेलीकम्युनिकेशन, उससे पहले है केमिकल्स। ठीक है, ड्रग्स, टेलीकम्युनिकेशन और केमिकल, ये याद रहेगा। उसके बाद टॉप एफडीआई अट्रैक्टिंग स्टेट्स, ये भी इंपॉर्टेंट डाटा है, वैसे तो आपको ये गूगल पे भी मिल जाएगा एज इट इज, बट याद करना है कैसे। सबसे ज्यादा जो है एफडीआई आता है कहाँ आता है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाद आता है कर्नाटका में, एमके गांधी, महाराष्ट्र कर्नाटका। उसके बाद डीटीसी बस चलती है ना दिल्ली में, दिल्ली तेलंगाना, महाराष्ट्र कर्नाटका, फिर दिल्ली, फिर तेलंगाना। उसके बाद गुजरात और तमिलनाडु, जीटी रोड आपने सुना होगा, देखो ग्रैंड ट्रंक रोड है ना, हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो ये तेलंगाना है और यहाँ तमिलनाडु है, ये चीज ध्यान रखना कि अगर तमिलनाडु पहले दे दिया तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे तेलंगाना है। तो एम के महाराष्ट्र कर्नाटका दिल्ली तेलंगाना गुजरात और तमिलनाडु, फिर आ जाता है आपका हरियाणा जहां से मैं हूं, हरियाणा यूपी और राजस्थान, हुर, हरियाणा यूपी राजस्थान लास्ट में है। ठीक है, सारी क्रोनोलॉजी एज इट इज याद रखना, क्वेश्चन कहीं से भी घूम के आ सकता है, कहीं से भी अरेंज करने को आ सकता है, तो ये ध्यान रखना है। एमके डीटी, महात्मा गांधी डीटी, मान लो महात्मा गांधी डीटीसी की बस में बैठ के जीटी रोड पे गए और क्या कर रहे थे, हुर, HUR, MK DT GT HU और R, ये ध्यान रखेंगे टॉप 5 अट्रैक्टिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, कंट्रीज विद मोस्ट एफडीआई फ्लो, कहाँ पे सबसे ज्यादा एफडीआई फ्लो होता है, तो सबसे ज्यादा एफडीआई फ्लो होता है यूनाइटेड स्टेट्स, फिर सिंगापुर, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, सिंगापुर, उसके बाद है हांगकांग, हांगकांग के बाद है ब्राजील, HB और सी स्क्वायर। ठीक है, कनाडा और चाइना, यूएस, HB, सी स्क्वायर। कंट्रीज विद मोस्ट एफडीआई इनफ्लो, सबसे ज्यादा इनफ्लो यूनाइटेड स्टेट्स, सिंगापुर, हांगकांग, ब्राजील, कनाडा और चाइना। ठीक है, आज थोड़ी सी शॉर्ट क्लास थी, और क्योंकि कल की 2-3 तैयारी करनी है, इकोनोमेट्रिक्स की भी आपकी जल्दी मैराथन आने वाली है, 2 पार्ट में होगी, 2 या 3 पार्ट में, और बहुत ही बढ़िया होगी। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।